नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों। कह रहा है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो किसने स्वतंत्र किया बंगाल को मुगल साम्राज्यों से? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, मुर्शीद कुली खान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन मुर्शीद कुली खां। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, वह किसके मध्य लड़ा गया? प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसमें दो उत्तर हैं। कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया, आप लोग इसको याद रखें, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और किसके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। प्लीज़ दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिया गया है जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसके लिए राइट आंसर है 1856 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन 1856 ईस्वी में। आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 ईस्वी में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध बी नंबर ऑप्शन 7 वर्ष तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। आप लोग इसे याद रखें, एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, सुल्तान महमूद ने विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया। सुल्तान महमूद ने। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो दोस्तों इसमें सबसे पुराना स्मारक जो है वह है अजंता की गुफाएं। सी नंबर ऑप्शन, अजंता की गुफाएं बहुत ही पुराना स्मारक है। सी नंबर ऑप्शन, अजंता गुफाएं इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इतिहास में आप लोगों को यही सन ज़्यादातर पूछता है, सन आप लोगों को याद रखना है, यही सन समय ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो है डी नंबर ऑप्शन 1871 में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कृपया आप लोग अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एसएससी CHSL 2003 में पूछा गया प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी CHSL 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ? मैंने आपको बताया कि इतिहास में अधिकतर सन ही पूछेगा, किस सन में यह हुआ था, किस सन में वह हुआ था। तो सन ही खास कर पूछता है, तो आप लोग सन को बखूबी याद रखें। यहाँ पर कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है सी नंबर ऑप्शन 1707 ईस्वी में पारित किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित किया गया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में आप लोग देखकर रिवीजन कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की?
लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इंडिया में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन मैकाले ने। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन श्री भगवद गीता। श्रीमद् भागवत गीता, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या, सी नंबर ऑप्शन, पुराणों की संख्या 18 है। आप लोग इसे याद रखें, पुराणों की संख्या जो है 18 है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। यहाँ पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, विश्वामित्र, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, और यह महत्वपूर्ण भी है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है बहुत ही प्राचीनतम स्मृति है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसमें चार ऑप्शन है, ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन रामायण, सी नंबर ऑप्शन रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सी नंबर ऑप्शन महानंदनी। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन ग्राम भोजक कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आप लोग जरूर से जरूर याद करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो इसके लिए राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता दोस्तों बी नंबर ऑप्शन त्रिशला थी। त्रिशला, बी नंबर ऑप्शन। महावीर की माता कौन थी? यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन त्रिशला इज द राइट आंसर, आप लोग इसे माइंड में याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन यांत्रिक।
यांत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था या क्षत्रिय का गोत्र है यांत्रिक। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। तो यादव सम्राटों की राजधानी सी नंबर ऑप्शन देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी सी नंबर ऑप्शन देवगिरी थी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। आप लोग याद रखें, डी नंबर ऑप्शन मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में नामक पुस्तक में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह इंडिया टुडे में लिखा गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन तक्षशिला। तक्षशिला बी नंबर ऑप्शन, आप लोग इसे याद रखें। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन जी के गोखले। गोपाल कृष्ण दास गोखले, ए नंबर ऑप्शन जी के गोखले। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, इसके संस्थापक थे जी के गोखले। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध दोस्तों ए नंबर ऑप्शन शाक्य से संबंधित थे। शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन गोलकुंडा के खानों से सुविख्यात कोहिनूर हीरा निकाला गया था। बी नंबर ऑप्शन गोलकुंडा से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, राणा कुंभा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले एक बार इस प्रश्न को और समझ लीजिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यह हर साल पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई
किस वर्ष लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। तो पानीपत की पहली लड़ाई ए नंबर ऑप्शन 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी। और यहाँ पर दूसरी लड़ाई दोस्तों 5 नवंबर 1956 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जिसमें से दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। और तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। यह तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। आप लोग इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। आप लोग इसे याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाएगा कि पहली लड़ाई कब हुई थी या फिर दूसरी लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच लड़ी गई थी। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? आप लोग इसे याद रखें, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो दोस्तों चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग जरूर से जरूर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों यह भगवान शिव को समर्पित हैं। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, शिव। अधिकतर चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार का था। आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर से जरूर याद रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में आप लोग वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। कह रहा है किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन अमीर खुसरो। आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो यह बहुत ही यहाँ पर अब जितने प्रश्न आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर कह रहा है महाभारत की फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो सी नंबर ऑप्शन अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बनी बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी SSC में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? तो इसके लिए राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी नंबर ऑप्शन अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी। बी नंबर ऑप्शन अबुल फजल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे ग्रुप डी, SSC में,
सीरियल CHSL में पूछा गया प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब जो है मुगल बादशाह है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। आप लोगों को पता है, न पता हो तो जान लीजिए। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था जिसका मूल नाम दोस्तों रामतनु पांडे था। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, रामतनु पांडे। बी नंबर ऑप्शन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो शाहजहां बेगम की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। आप लोग इसे याद रखें, सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अकबर बादशाह ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी शहर को किस बादशाह ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50वां क्वेश्चन है दोस्तों बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? यह लास्ट प्रश्न है। 50 प्रश्न में से लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कह रहा है बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम बी नंबर ऑप्शन गुलबदन बेगम था। आप लोग इसे याद रखें, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बनी बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतिहास की पार्ट 1 को देखने के लिए कोने में दिख रहे वीडियो को क्लिक करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।